हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 5.6 से। ठीक है, एग्जाम्पल 5.6 क्वेश्चन देखो। सी फिगर 5.8 मतलब यहाँ पे नीचे दी हुई है। अ मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप of length 2 meter from the ceiling. A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope। देखो यहाँ पे मिड पॉइंट पे ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो लग रहा है 50 न्यूटन का। ओके, एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द एंगल ऑफ रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। आपको एंगल फाइंड करना है। ये वर्टिकल के साथ ये रोप का एंगल, मतलब ये एंगल थीटा। क्लियर? ओके। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेगलेक्ट द मास ऑफ द रोप। देखो एकदम इजी है, आपको ये थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या करोगे, एक कंपोनेंट आप यहाँ पे ले लोगे T1 का। कौन सा रहेगा? कॉस थीटा वाला, मतलब T1 कॉस थीटा। और एक इस तरफ का T1 साइन थीटा। ठीक है, ये जो T2 ये पोजीशन P पे नीचे की ओर लग रहा है, उतना ही यहाँ पे ऊपर की ओर T2 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प ले लो। सपोज मैं ये बात करूँ ये ब्लॉक के लिए, तो ब्लॉक के ऊपर सिर्फ ये दो फोर्स लग रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया कि ब्लॉक को एक पॉइंट कंसिडर कर लिया और वो पॉइंट के ऊपर दो फोर्स, एक नीचे की ओर वेट जो 60 न्यूटन था और ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा था टेंशन T2। और ये जो इतना हिस्सा है पॉइंट P के लिए फ्री बॉडी डायग्राम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी में मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऊपर की ओर कंपोनेंट लिया है T1 का T1 कॉस थीटा और इस तरफ कंपोनेंट लिया है T1 साइन थीटा। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स है वो ज़ीरो होगा। नेट फोर्स अगर ज़ीरो है तो आप ऑपोजिट फोर्सेस सेम ले सकते हो, और आपने ऑपोजिट फोर्सेस को सेम ले लिया, मतलब कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप लोगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ वेट। वेट क्या है? W। तो T2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? W। और W इक्वल टू क्या है? 60 न्यूटन। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो ये T2 है वो कितना है? 60 न्यूटन है। क्लियर? अब ये T2 अगर 60 है, यहाँ पे 50 है, तो आपको T1 की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट A। पॉइंट यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे पॉइंट था P। तो अभी भी हम इक्विलिब्रियम सिलेक्ट कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम एट पॉइंट P। देखो अपोजिट फोर्सेस आर सेम, तो T1 साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? 50। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगा T1 साइन थीटा इक्वल टू 50 और T1 का ही कॉस कंपोनेंट T1 कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ऊपर की ओर, तो नीचे कौन सा है? T2। और T2 कितना मिला था? 60। तो T1 कॉस थीटा इक्वल टू T2 है और T2 इक्वल टू क्या है? 60। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 3 कर दो। तो देखो
लेफ्ट हैंड साइड पे T1 कैंसल आउट हो जाएंगे, साइन थीटा डिवाइड बाई क्या रहेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा 50 डिवाइड बाई 60, 50 डिवाइड बाई 60 रहेगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, यहाँ पे रहेगा 5/6, तो थीटा आपको मिल गया 10 इनवर्स 5/6। यहाँ तक लाके रख दोगे तो भी चलेगा। और अगर नेचुरल टेंजेंट में देख लो तो थीटा है वो नियरली इक्वल टू आपको मिल जाएगा 40 डिग्री। तो ये आंसर ठीक है। और ये कौन सी एक्सिस के साथ है, वर्टिकल एक्सिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे एंगल है थीटा। ओके, अब बात करते हैं एग्जांपल 5.7 की। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखो। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच a box lying on its floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.15। ठीक है, एकदम इजी है। सपोज ये ट्रेन की एक सरफेस है, ये पूरी ट्रेन ही है समझो, ठीक है। अभी ट्रेन है वो ड्रॉ करने का टाइम नहीं है, वरना अच्छे से करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखो। और उसके सरफेस के ऊपर यहाँ पे कहीं पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब ये ब्लॉक का मास है सपोज स्मॉल m, मुझे नहीं पता क्या है, हम मान के चलते हैं स्मॉल m। ट्रेन है वो मूव हो रही थी विथ एक्सेलरेशन a, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, बट यहाँ पे कहा गया है कि determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on its floor will remain stationary। तो ये जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी रहना चाहिए। समझो यहाँ पे फोर्सेस की डायरेक्शन कैसे लोगे, तो आपको यहाँ पे दिखाना है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स दिखाने से फ़ायदा क्या होगा कि आप फोर्स को बैलेंस करना अच्छे से सीख पाओगे। तो जब मैं बोलूँ कि ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, तब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, बट कैसा, मैक्सिमम। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन आएगा वो मैक्स आएगा, ठीक है। अब उतना ही ऑपोज करना पड़ेगा किसको, फ्रिक्शनल फोर्स को। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो अभी एफ मैक्स बन जाएगा। क्लियर। ऑलवेज याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा कभी भी नहीं है कि मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ऐसा कभी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लॉक इस तरफ खिसकने की ट्राई कर रहा था ड्यू टू दिस फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको ऑपोज करेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब किसी भी ब्लॉक के अंदर जो पॉसिबल एक्सेलरेशन है उससे ऑपोजिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलाइज कर दो, इक्वलाइज कर दो, तो मास इंटू ए मैक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ मैक्स। तो मास इंटू ए मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू एन। अब आगे बढ़ो, मास इंटू एक्सेलरेशन कैसा, मैक्सिमम इक्वल टू म्यू एस। नॉर्मल फोर्स कौन सा लगेगा, वेट जितना, क्योंकि यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स लगेगा एम जी और ऊपर की ओर फोर्स लगेगा एन। तो एन इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, एम जी। यहाँ पे देखो मास मुझे पता नहीं था तो कैंसल आउट हो गया, है ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी हमें। तो म्यू एस कितना है 0.15, और आपको बोला गया है जी की वैल्यू 10 ले लो, वहाँ पे भी हमें हेल्प मिल गई, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है। सी फिगर 5.11 मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
A mass of 4 kilogram rests on a horizontal plane. The plane is gradually inclined until and at an angle theta equal to 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो, जब आपने ये स्लोप आप बढ़ाते गए तब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 15 डिग्री पे ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट किया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ब्लॉक और ये जो सरफेस आपको दिख रही है उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला था वो मैक्सिमम लग चुका है, अब उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई एक कंपोनेंट उसको नीचे की ओर खींच लेता है। क्लियर? तो यहाँ पे भी आप ले लोगे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। चलो, मैंने क्या कहा था, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उस डायरेक्शन में आप एक्सिस पसंद करोगे। तो यहाँ पे मुझे एक्सिस कुछ इस तरह लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल एक्सिस ब्लॉक के लिए और ये हो गई वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब मेरा फोर्स है वो mg फोर्स ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। स्लोप है वो कैसा भी हो, वेट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर कोई फोर्स आपने जो चूज़ की हुई है उस एक्सिस पे नहीं आता तो उसके कंपोनेंट्स ले लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये mg के दो कंपोनेंट्स ले लेंगे। कौन कौन से? एक इस तरफ आएगा mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, और एक यहाँ पे आएगा mg sin थीटा। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे आएगा और फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो ब्लॉक है वो नीचे खिसकने की ट्राई करता था, उसको अपोज करके रखता था। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स आप लेने वाले हो ये डायरेक्शन में। देखो, फ्रिक्शनल फोर्स आपने ले लिया, ये नॉर्मल फोर्स भी आपने ले लिया। उसके कंपोनेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स देखो ये एक्सिस पे था, फ्रिक्शनल फोर्स भी देखो ये एक्सिस पे था। एक ये जो वेट आपको नज़र आ रहा है वो एक्सिस पे नहीं था, इसलिए हमने उसके दो कंपोनेंट्स ले लिए, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। mg cos थीटा, mg sin थीटा। बस अब एकदम इजी हो गया। यहाँ पे करना क्या है, सिर्फ ऑपोजिट फोर्सेस को इक्वलाइज करो। तो आप यहाँ पे लिखोगे इन इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक, उतना तो आप खुद लिख लोगे। क्या करोगे, तो F इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मैक्सिमम है, मतलब F मैक्स इक्वल टू क्या आएगा, mg sin थीटा। अब F मैक्स क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। तो यहाँ पे क्या आएगा, mg sin थीटा। ओके, तो म्यू एस इंटू एन की जगह पे क्या लिखेंगे, तो n के सामने कौन सा फोर्स है, mg cos थीटा। तो n इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या है, mg sin थीटा। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो mg कैंसिल आउट। आपको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो म्यू एस अलग ले लो, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, 15 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री। नेचुरल टेंजेंट्स में देख लो तो ये आपको मिल जाएगा 0.27। अभी भी जिनको नेचुरल टेंजेंट में देखना नहीं आता वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.9, एग्जाम्पल 5.9। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर।
if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04. What is the tension in the string? Okay, neglect mass of the string. एकदम इजी क्वेश्चन है. देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे. सबसे पहले तो ये सिस्टम को जब आप फ्री करोगे तब यहाँ से ये वेट की वजह से मूव करेगी सिस्टम. ठीक है ना. मतलब एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में. अब एक्सेलरेशन अगर सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्यूडो फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है 3 किलोग्राम, उसको मैं मास m1 दे देता हूँ नाम. यहाँ पे 20 किलोग्राम, उसको मैं नाम दे देता हूँ मास m2. ठीक है. अब यहाँ पे सोचो एक ही फोर्स जो स्यूडो फोर्स आपको नहीं दिया होगा क्योंकि वो रियल फोर्स नहीं है, बट कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आप स्यूडो फोर्स कंसिडर कर लो. एकदम इजी रहेगा. देखो करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे की ओर कौन सा फोर्स दिया हुआ है 30, यहाँ पे T. आप क्या बोलोगे इक्विलिब्रियम में T = 30, तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सिस्टम तो मूविंग है और सिस्टम है वो मूव हो रही है विथ सम एक्सेलरेशन. तो आपको T - 30 = क्या लेना पड़ेगा ma. समझ में आया. तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए आप पहले से ही ma यहाँ पे डायग्राम में दिखा दोगे. कैसे समझो कि ये सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ये ब्लॉक के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो तो आपको पता ही है. उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स दिखा दो. कौन सा m1 × a. m1 ब्लॉक है तो m1 × a. सेम वैसे ये जो सिस्टम है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए फोर्स दिखा देंगे m2 × a. ठीक है. यहाँ पे नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो m2 × g और जो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा वो नॉर्मल फोर्स n. ठीक है. बस यहाँ पे सभी टाइप के फोर्सेस आ गए. अब क्या करना है आपको, सिर्फ इक्वेशंस बनाने हैं और इक्वेशन की हेल्प से आपको सॉल्यूशन करना है. तो सबसे पहले लेते हैं फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मास m1. जो m1 मास का ब्लॉक है उसका इक्विलिब्रियम लेना है. तो आप क्या करोगे, ये दोनों फोर्स का एडिशन करो क्योंकि एक डायरेक्शन में है, इक्वल टू ये कर दो 30. ठीक है ना. तो T + m1a, T + m1a = 30. T + m1a, m1 कितना है 3a, = 30. ये इक्वेशन 1 हो गया. सेम अभी इक्विलिब्रियम ले लो किसके लिए. देखो सेम आपको रिपीट करना है. यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेना है मास m2 के लिए. ले सकते हैं ना. तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मास m2, m2 के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पे T और इस तरफ m2a और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है. तो आप लिखोगे T = m2a + fk. T = m2a + काइनेटिक फ्रिक्शन, स्यूडो फोर्स + काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे T = m2 कितना है, m2 मास था 20, तो यहाँ पे आएगा 20a + म्यू के × n क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा. ओके. नेक्स्ट स्टेप, T = 20a + म्यू के एज इट इज रहने दो. n = क्या लिख सकते हैं, n = क्या लिख सकते हैं. तो n = हम लिख सकते हैं यहाँ पे m2g, है ना.
तो यहाँ पे लिखेंगे m2 इंटू जी। तो फिर बचेगा क्या, तो t इज इक्वल टू 20a प्लस म्यू के आपको दिया हुआ है 0.04 इंटू m2 दिया हुआ है 20 इंटू जी की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे बनेगा t, ये 20a को इधर लेके आऊँ तो -20a इज इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लोगे तो 2 4 जार 8। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दो। अब होगा क्या, ये दो इक्वेशन में देखो यहाँ पे t यहाँ पे t कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 3a माइनस 20 मतलब ये हो जाएगा 23a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखो 30 माइनस ये 8 मतलब क्या हो गया 22। तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा 22 डिवाइड बाई 23 मतलब 0.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन मिल गया किसी एक इक्वेशन में वैल्यू रख दो, आपको टेंशन मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं t+3 है, तो t+3 ये क्या मिला 0.96 इज इक्वल टू कितना था 30। तो यहाँ पे आपको t मिल जाएगा 27.1 न्यूटन। चलो क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5.9 का सॉल्यूशन। सिर्फ ये याद रखना है कि किसी भी फोर्स को भूलना नहीं है। अगर सिस्टम किसी एक्सेलरेशन से मूव हो रही है तो एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स दिखा दो। सूडो फोर्स ऑलवेज रहेगा मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, अगर सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे रहेगा मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v² डिवाइड बाई r। तो ये बन जाएगा सूडो फोर्स, ठीक है। सूडो फोर्स मतलब आप समझ सकते हो वर्चुअल फोर्स, मतलब कोई फिजिकल कांटेक्ट की वजह से फोर्स नहीं लग रहा है, बट ड्यू टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन की वजह से फोर्स लगता है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.10। अ साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गई 5 मीटर पर सेकेंड। 18 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। ओके, ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस 3 मीटर। चलो रेडियस कितनी है 3 मीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड 0.1 मतलब μs आपको दिया हुआ है 0.1। ओके, वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, विल द साइक्लिस्ट स्लीप वाइल टेकिंग द टर्न। अब ये साइक्लिस्ट है वो स्लीप हो जाएगा कि नहीं वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे, तो आप सिर्फ फाइंड कर लो मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स का फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया था, √μs r/g। √μs मतलब 0.1, r मतलब 3 और g की वैल्यू है 10। तो ये आपको मिलेगा μs r/g आपको मिलेगा 2.94। 3 का सिर्फ अंडर रूट निकालना पड़ेगा आपको, मतलब 1.73 समथिंग, ठीक है, मीटर पर
सेकेंड। यहाँ पे जी की वैल्यू हमें नहीं दी है तो अच्छा रहेगा कि 9.8 ले लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लेता हूँ। 3 इंटू आपको क्या करना पड़ेगा 9.8 इंटू 0.1, तो आएगा आपका आंसर 2.94, और 2.94 का आप रूट निकाल लोगे तो आएगा 1.7146, 1.71 रखो। ठीक है, अब सोचो कि आप वो रोड पे उतना शार्प टर्न लेने के लिए आपकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए इतनी 1.71, और ये भाई साहब चला रहे थे इतनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, ऑलमोस्ट ट्रिपल स्पीड से जा रहे थे, तो फिर गिरेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ी फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखोगे क्या, द कंडीशन, वो तो नहीं लिखोगे चलेगा, द साइक्लिस्ट विल स्लीप वाइल टेकिंग द सर्कुलर टर्न बिकॉज हिज स्पीड इज हायर देन मैक्सिमम सेफ स्पीड। ठीक है, उतना आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो तो टेक्स्ट बुक में भी लास्ट लाइन लिखी हुई है, आप कॉपी करके लिख सकते हो। ठीक है, अभी चलते हैं एग्जाम्पल 5.11 पे। अ सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस 300 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल 15 डिग्री। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो आपको एक तो रेडियस दी हुई है, ठीक है, अब रेडियस कितनी है 300 मीटर, एंगल कितना दिया हुआ है 15 डिग्री। उसके बाद देखो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स ऑफ द रेस कार एंड द रोड इज 0.2, चलो म्यू एस कितना दिया हुआ है आपको 0.2। ओके, what is the optimum speed of the race car to avoid the wear and tear on its tire and the maximum permissible speed? ओके, तो सबसे पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लो, आर जी टेन थीटा, है ना। तो आर जी सब कुछ है आपके पास, जी की वैल्यू 9.8 होती है, सबको पता है। यहाँ पे वैल्यू रख दोगे आंसर मिल जाएगा। अभी बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। वी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाई म्यू एस, सॉरी 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ठीक है, अब करना क्या है, सेम वही, यहाँ पे भी आप वैल्यूज़ रख दो, सारी सभी वैल्यूज़ यहाँ पे दिखा देनी है। आर क्या लेना है 300, जी 9.8, म्यू एस 0.2, टेन थीटा में थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, तो सभी वैल्यूज़ है आपके पास, यहाँ पे वैल्यूज़ रख दो, यहाँ तक आते आते आंसर मिल जाएगा। क्लियर, अप्रोक्सीमेट आएगा 38.1 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे आता था 28.1 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, तो एग्जाम्पल 5.12 में मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, अच्छे से समझना, क्वेश्चन एकदम इजी है। सी फिगर 5.15, वो मैं बाद में आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्ट ऑन अ सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर when an iron cylinder of mass 25 kilogram is placed on the top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor before and after the floor yields? Okay, take G equal to 10, identify the action and reaction pair in this problem. एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं बिफोर। फर्स्ट सॉल्यूशन हम कर रहे हैं ए का। बिफोर फ्लोर यील्ड्स, ओके, मतलब यहाँ पे सब कुछ रेस्ट में है और एक ही ब्लॉक है, क्योंकि ये जो फ्लोर ने नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के साथ मोशन करना कब स्टार्ट किया,
जब हमने 25 किलोग्राम का एक सिलेंडर रख दिया था तब। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक रहेगा। तो अब मैं बोलूँ कि ब्लॉक की वजह से नीचे की ओर फोर्स कौन सा लगेगा? ब्लॉक की वजह से नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा वो रहेगा उसका खुद का वेट। ओके, तो जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा। तो ऊपर की ओर यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा? तो ऊपर की ओर जो फोर्स आएगा वो रहेगा नॉर्मल फोर्स, मतलब रिएक्शन फोर्स। तो आपको टेक्स्ट बुक में रिएक्शन फोर्स दिया हुआ है नाम, ठीक है, तो उस हिसाब से नाम ले लेते, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो यहाँ पे नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो mg और ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स r। वो कौन सा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स r, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आप क्या लिख सकते हो? r इक्वल टू एम जी, और m क्या दिया हुआ है 2, और g की वैल्यू क्या लेनी है? तो g की वैल्यू हमें लेनी है 10, तो ये रहेगा 20 न्यूटन। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन यहाँ पे सेम रहेंगे। एक्शन अगर आप वेट को बोलते हो तो रिएक्शन आर को बोल सकते हो। अगर एक्शन आर को बोलना है तो रिएक्शन एम जी को बोल दो, वेट को। क्योंकि दोनों फोर्स एक साथ अराइज होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले वेट लगता है फिर रिएक्शन क्रिएट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब बी पार्ट में आफ्टर देख लेते हैं। ओके, तो बाद में जो सिचुएशन थी वो क्या थी वो समझो कि एक फ्लोर तो है ही रिजिड, उसके ऊपर जो हमने ब्लॉक रखा था वो तो है ही, अब ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर आ गया। ठीक है, और वो भी आयरन का। वुडन ब्लॉक था तो मास कम था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आयरन का आ गया तो मास इंक्रीज हो गया। तो सपोज इसका मास में ले लूँ m1 और इसका मास में ले लूँ m2। m1 इक्वल टू आपको दिया हुआ था 2 किलोग्राम, m2 इक्वल टू 25 किलोग्राम। अब दोनों मिलके जो ये नीचे फ्लोर है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कितना लगेगा? m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स, ऊपर की ओर लगेगा वो रिएक्शन फोर्स, और रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा? तो यहाँ पे ऊपर की ओर सपोज फ्लोर के ऊपर, हाँ समझना अच्छे से, फ्लोर के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स लगता है, ये जो फ्लोर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उसके ऊपर, उसको मैं नाम दे देता हूँ इस बार आर डैश। क्लियर? अब आपको अगर एन नाम देना है, नॉर्मल फोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे ये जो पूरी सिस्टम है वो नीचे की ओर मूव हो रही थी, मतलब एक्सेलरेशन मतलब कौन सी डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर स्यूडो फोर्स आप कौन सी डायरेक्शन में लोगे? ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्यूडो फोर्स आएगा ऊपर की ओर, और स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा m1 प्लस m2 इंटू ए। स्यूडो फोर्स रहेगा m1 प्लस m2 इंटू ए। क्लियर? ओके, इक्वलाइज कर दो, आपको आर डैश मिल जाएगा।
तो क्या करोगे इन इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम क्यों ले सकते हो, यहाँ पे तो मोशन है बट आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स ले लिया है, तो आप फिर इक्विलिब्रियम कंसिडर कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे आर डैश प्लस क्या बनेगा, देखो m1 प्लस एम टू इंटू ए, m1 प्लस एम टू इंटू ए इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है m1 प्लस एम टू इंटू जी। और एक चीज़ याद रखना, हमने यहाँ पे जितने भी फोर्सेस दिखा है, मतलब ये वेट है, ये सूडो फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स है, सभी फोर्सेस किसके लिए है, तो ये जो फ्लोर आपको नज़र आ रहा है उसके लिए। ओके तो ये आर डैश, ये 2 प्लस 25 इंटू ए हमें फाइंड करना है। सॉरी एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 0.1, यहाँ पे 2 प्लस 25 इंटू 10, ठीक है। तो आर डैश आपको मिलेगा 270 माइनस 2.7 मतलब 267.3 न्यूटन। ये आंसर आपको मिल गया। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द एक्शन रिएक्शन पेयर इन दिस प्रॉब्लम। तो ये टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि देखो फर्स्ट केस में एक ही पेयर है, ये एक्शन बोल दो, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक बाय अर्थ, वो अगर आप एक्शन बोलते हो तो ये जो सरफेस की वजह से ऑपोजिट फोर्स लगा उसको क्या बोलोगे, रिएक्शन। ठीक है, चलो एक ही पेयर है, इसीलिए देखो आपको आंसर जब लिखोगे ना तब ए केस के अंदर आई करके दिया हुआ है। क्लियर, ओके। फिर डबल आई करके भी एक दिया हुआ है, वो सेम ही है, देखो द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक एंड द फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द फ्लोर। ठीक है, मतलब फर्स्ट पेयर जो ली थी वो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ ली हुई थी, सेकंड जो पेयर ली हुई है वो ये ब्लॉक एंड ये फ्लोर के बीच में है। ठीक है, तो ए के अंदर दो आंसर है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के लिए। फर्स्ट दिया हुआ है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ब्लॉक बाय अर्थ, उसको आप बोलोगे एक्शन। तो रिएक्शन कौन सा बचेगा, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ बाय द ब्लॉक। ठीक है ना, वो यहाँ पे वैसे कंसिडर नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट क्या है कि ये जो ब्लॉक है वो अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है और अर्थ है वो ब्लॉक को अपनी ओर खींच रही है, दोनों का फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अब नीचे की ओर कौन जाएगा, ब्लॉक जाएगा, क्योंकि उसकी इनर्शिया कम है, उसका मास कम है। और जो सेकंड पेयर है वो आपको ये फ्लोर और ये ब्लॉक के बीच में दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में। तो फर्स्ट आएगा फोर्स, द फोर्स ऑन फ्लोर बाय ब्लॉक, और सेकंड आएगा द फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द फ्लोर। ओके, सेम वे यहाँ पे सेकंड बी के लिए भी आप एक्शन एंड रिएक्शन की पेयर ढूंढ निकालोगे, तो यहाँ पे तो बहुत सारी पेयर्स बनेगी। जैसे अगर ये पूरा एक ब्लॉक का सिस्टम में ले लूँ, समझना, अगर मैं ये जो है उसको एक पूरा सिस्टम बोल दूँ दो ब्लॉक का, तो वो फ्लोर के ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगाएगी, उसको आप एक्शन बोल दो, मतलब ये m1 प्लस m2 इंटू जी। तो फ्लोर है वो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, उसको r डैश बोलते हैं, ये रिएक्शन फोर्स बोल दो, तो ये एक्शन रिएक्शन की पेयर हो गई। सेम वे अगर मैं इतना ही सिस्टम लूँ तो ऊपर का सिलेंडर, तो सिलेंडर है वो ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा, ब्लॉक है वो सिलेंडर के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में से अच्छे से पढ़ के आइडेंटिफाई कर लेना। अगर कहीं पे डाउट है तो आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कांटेक्ट करना।
और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है जेई के लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी, तो अच्छे से प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू।